हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है हमारे पास इवैपोरेशन। आज हम लोग समझेंगे इस लेक्चर के थ्रू कि इवैपोरेशन क्या होता है, इवैपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवैपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इवैपोरेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। उन सारे इफेक्ट्स के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इवैपोरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इवैपोरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू देयर गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर। फिर से सुनिए, क्या मैंने बोला कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का कन्वर्ट होना उसकी गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में किसी भी टेम्परेचर पर, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका इवैपोरेशन। वेपोराइजेशन क्या था? याद कीजिए, वेपोराइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू देयर वेपर और गैसियस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पर एक फिक्स्ड टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है, लेकिन इवैपोरेशन में ऐसा नहीं है। इवैपोरेशन में क्या कहा जा रहा है? इवैपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टेम्परेचर पे अगर ये प्रोसेस हो रही है तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? इवैपोरेशन। और अगर हम उस किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तब कोई आपका लिक्विड वेपर्स की कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोसेस कहलाता है हमारा वेपोराइजेशन। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि डे टू डे लाइफ में हमें इवैपोरेशन कहाँ देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं कि डेली आपकी मदर जो है आपके कपड़े धोती होंगी, और कपड़े धोने के बाद में जो आपके क्लोथ्स हैं उनको बाहर टांग दिया जाता है, धूप में टांग दिया जाता है। और क्या होता है, जो आपके क्लोथ्स हैं वो धीरे धीरे करके उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपोराइज हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो क्या ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस में पानी को बॉईल किया जा रहा है? ऑब्वियसली नहीं। फिर भी पानी हमारा क्या हो रहा है? वेपोराइज हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइज हो रहा है। तो ये वेपोराइजेशन एट एनी टेम्परेचर इज़ नोन एज इवैपोरेशन। बहुत अच्छा सा फिनोमेना है। ज़मीन पे पानी डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद 1 घंटे या 2 घंटे बाद आप देखेंगे उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी होगी, या हो सकता है कि वो पानी आपको नज़र ही ना आए। इसका मतलब वो पानी कहाँ चला गया? वो पानी वेपोराइज हो गया। क्या पानी को बॉयल किया था हमने? ऑब्वियसली नहीं। तो ये पानी वेपोराइज कैसे हुआ? तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि ये वेपोराइजेशन कैसे होता है। अगर किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारे पास इवैपोरेशन कहलाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इवैपोरेशन प्रोसेस होती कैसे है, लिक्विड के अंदर इसकी मैकेनिज्म को हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, क्या सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ वेपोराइज होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इवैपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जानने और समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमने एक बकेट लिया है, हमने एक कंटेनर लिया है, और उसके अंदर हमने कोई लिक्विड, सपोज वाटर ही फिल कर लिया है। अब आपको पता है कि लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे वाटर लिया है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जानने और समझने की कोशिश कीजिए, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे जो कंटेनर में अंदर की तरफ होंगे, यानी इनसाइड ऑफ द लिक्विड होंगे। बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सरफेस के ऊपर होंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर मैं टिक कर रहा हूँ, दीज आर दोज वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर है। इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में और वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड के अंदर होते हैं उनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस कैसे होता है, इसको भी जानने समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो लिक्विड का अपर सरफेस है वो सराउंडिंग या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जो भी सराउंडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है या आपके घर का कोई रूम है, वहाँ पर आपने एक बकेट के अंदर पानी रख दिया, तो उसकी जो अपर सरफेस है केवल वही तो रूम टेम्परेचर के मेन कांटेक्ट में आएगी। जो अंदर का पानी है वो तो बाद में कांटेक्ट में आएगा। सबसे पहले कौन सा कांटेक्ट में आने वाला है जिसके ऊपर रूम टेम्परेचर का मेन इफेक्ट पड़ेगा? तो वो आपका जो लिक्विड है वो है सरफेस का लिक्विड, यानी सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले सराउंडिंग के कांटेक्ट में आएंगे। आपके रूम का जो एनवायरनमेंट है, आपके रूम का जो टेम्परेचर है, वो सबसे पहले किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा? जो लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो उससे होता क्या है? होता ये है कि हमने सीखा था मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो मैटर
मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या मिलती है हमको, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं होगी, हर मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, सनलाइट के कांटेक्ट में है, सन से और सराउंडिंग से जो भी एनर्जी इनको मिल रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि सराउंडिंग के कांटेक्ट में होते हैं तो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनकी जो अपनी खुद की एनर्जी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी फिक्स्ड सरफेस को छोड़कर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, फिक्स्ड सरफेस को छोड़कर बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट से किसकी तरफ मूव कर गए हैं, अपने गैसियस फॉर्म या फिर वेपर फॉर्म की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है सरफेस के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम देयर लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, हमें बॉयल नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप ही अपनी लिक्विड सरफेस को छोड़कर गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम कर देती है, और ओवरकम करने की वजह से वो अपनी लिक्विड फॉर्म से किस में मूव कर जाती है, गैसियस फॉर्म में मूव कर जाती है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवैपोरेशन। तो आई थिंक आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि इवैपोरेशन लिक्विड के अंदर कैसे होता है, एट एनी टेम्परेचर कैसे होता है, ये हमको समझ में आया होगा। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल के अंदर, इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर एक चीज़ तो समझ में आ गई अपने को कि केवल सरफेस के मॉलिक्यूल इवैपोरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मॉलिक्यूल जो कि इनसाइड ऑफ द लिक्विड हैं, जो लिक्विड में अंदर की तरफ है, वो वेपोराइज नहीं कर रहे, वो अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर की तरफ नहीं जा रहे। यानी केवल सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवैपोरेशन में क्योंकि टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इवैपोरेशन को बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। क्या बोला जाता है? इवैपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। बच्चों को नहीं समझ में आता कि सरफेस फिनोमेना क्यों है, आज आपको समझ में आ गया होगा कि इवैपोरेशन को हम लोग सरफेस फिनोमेना क्यों बोलते हैं। क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपोराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय गेनिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। दैट्स वाई सरफेस जो हमारे पास जो इवैपोरेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना बोला करते हैं। ओके, तो वही चीज़ मैंने आपको लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा रखी है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, एंड क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल ही आपकी एनर्जी गेन कर रहे हैं, और एनर्जी गेन करके काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो अपनी लिक्विड सरफेस को छोड़कर गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म में जा रहे हैं, इसलिए हमारा इवैपोरेशन क्या कहलाता है, एक सरफेस फिनोमेना कहलाता है। ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इवैपोरेशन। और सबसे पहला फैक्टर और सबसे जानदार फैक्टर हमारे पास में है सरफेस एरिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इवैपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो लिक्विड उतनी ही जल्दी इवैपोरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी को आपने एक गिलास में रखा हुआ है, और फिर एक बड़ी सी बकेट है जिसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है, उस डायमीटर के अंदर आपने प्लेस किया है। तो आप समझिए पानी कौन सा जल्दी इवैपोरेट होगा, जो ग्लास के अंदर ले रखा है या जो बड़े से आपने बर्तन में ले रखा है जिसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है, उसका पानी बहुत जल्दी इवैपोरेट होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पानी जो ज़्यादा सरफेस एरिया में लिया गया है वो जल्दी इवैपोरेट होगा। क्यों इवैपोरेट होगा? क्योंकि इवैपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मेरा इवैपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दिया गया है आपको, और डेली लाइफ का भी फिनोमेना है कि जब भी कभी आपके कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले जाते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि उन कपड़ों को हमेशा स्ट्रेच आउट करके फैला के डाला जाता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? फैला के क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से उनको धोया जाता है उस तरीके से क्यों नहीं उनको रखा जा रहा सूखने के लिए? क्योंकि पता है कि अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो इवैपोरेशन फास्ट हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो ये एक इसका एप्लीकेशन है कि हम लोग कपड़ों को जब सुखाने के लिए बाहर डालते हैं तो हमेशा स्ट्रेच आउट करके उनको एक्सपेंड करके डाला जाता है ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जा सके। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? आपका इवैपोरेशन, और इवैपोरेशन बढ़ेगा तो आपके क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाएंगे, आप जल्दी उनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो अब आप एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं, कपड़े आपके सर्दियों में जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में? तो आंसर है गर्मियों में। तो गर्मियों में क्यों जल्दी सूख जाते हैं? क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है सर्दियों के कंपैरिजन में। विंटर सीज़न में जो आपका टेम्परेचर है कम है, जबकि समर सीज़न में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपके जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन करेंगे, और ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत इमीडिएटली राइज होगी, बहुत जल्दी अपनी जो लिक्विड फॉर्म है उसको छोड़कर गैसियस फॉर्म में मूव करेंगे, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन का सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, मेरा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो उतना ही फास्ट होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉइस्चर इन एयर, एयर के अंदर मॉइस्चर, जो जनरली आपको रेनी सीजन में देखने को मिलता है। और एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि रेनी सीजन में हमारे कपड़े देर में सूखते हैं, जबकि टेम्परेचर तो तब भी ज़्यादा होता है। आपने अक्सर देखा होगा जुलाई अगस्त साइड में जब हमारे पास ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, जिस समय हमारी जो स्वेटिंग हो रही होती है वो भी आसानी से नहीं सूखती है, कपड़े भी आसानी से नहीं सूखते। लेकिन क्या टेम्परेचर कम होता है? ऑब्वियसली नहीं। तो टेम्परेचर कम नहीं है, फिर भी जो आपकी ड्राइनेस की प्रोसेस है वो कम हो जा रही है, कपड़े देर में सूख रहे हैं, हमारा जो स्वेट आ रहा है बॉडी के अंदर वो भी इवेपोरेट नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट मौजूद है इन दी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो एयर ऑलरेडी आपकी सैचुरेटेड हो चुकी है मॉइस्चर से या फिर वाटर से, और अब आपके सराउंडिंग में जो एयर है, क्योंकि उसमें बहुत कम गुंजाइश रह जाती है और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, तो इसलिए अगर आप ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेंगे, अगर एयर के अंदर मॉइस्चर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? हमारे पास इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि रेनी सीज़न में आपके कपड़े देर में सूखते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए आपका जो एयर है वो सैचुरेटेड हो जाती है और ज़्यादा उसके अंदर ये ताकत नहीं रहती कि वो और अमाउंट में जो हमारी जो मॉइस्चर है या फिर वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उसको अपने अंदर समा सके। इसलिए हम लोग ये समझ जाएंगे कि ह्यूमिडिटी का जो इवेपोरेशन के साथ रिलेशन है वो कैसा हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन कम। लास्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ विंड। अब ये भी हमने देखा है कि अगर मान लीजिए रेनी सीज़न है, और रेनी सीज़न एक उस तरीके का है कि मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है लेकिन विंड नहीं चल रही, तो विंड नहीं चल रही तो उस कंडीशन में कपड़े और देर में सूखते हैं। लेकिन अगर एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ है? हवा बहुत तेज़ चलने लगी, हमारी जो सराउंडिंग है उसमें एयर बहुत जल्दी फ्लो होना शुरू हो गई, विंड की स्पीड काफ़ी बढ़ गई अचानक से। तो हमने ये देखा है कि अगर विंड की स्पीड बढ़ जाए, तेज़ हवाएं चल रही हो, तो उस कंडीशन में आपका जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, भले ही आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर ही क्यों ना हो। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपकी हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, विंड की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, तो आसपास की सराउंडिंग में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको वो अपने साथ दूर ले जाती है। तो एयर में मॉइस्चर की वजह से जो सैचुरेशन आ गया है वो सैचुरेशन ख़त्म हो जाता है। और अगर सैचुरेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपके आसपास की एयर के अंदर मॉइस्चर में कमी आएगी, और मॉइस्चर में कमी आने की वजह से अब आपकी जो एयर है वो ज़्यादा वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा सकती है, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? आपके पास फास्ट हो जाएगा। तो अगर विंड की स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं। यानी स्पीड ऑफ विंड के साथ जो इवेपोरेशन का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ विंड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। तो आई होप आपको इवेपोरेशन, उसका मैकेनिज्म और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जो भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस सेक्शन के रिगार्डिंग या किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके उन क्वेरीज़ को, आपके उन सवाल को, आपके उन डाउट्स को सॉल्व करने में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।